हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, फर्स्ट जानते हैं स्टेट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आयर। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट ही मुख्य प्रवक्ता है, मेन थिंग है, जिसके अराउंड हमारा जो टोटल रिलेशंस वो इवॉल्व करता है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन किसके बारे में बात करता है? स्पेसिफिकली कोई ह्यूमन की, कोई ऑर्गन की, कोई ऑर्गेनाइजेशन की, कोई एमएनसी की नहीं। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट के अराउंड घूमती रहती है। ओके, इन द ट्रेडिशनल व्यू deals with the interaction among independent and sovereign state। अगर आप ट्रेडिशनल व्यू में देखें इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो वहाँ पर हम देखेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सोवरेन स्टेट्स के बारे में बात करती है। मतलब दोनों राष्ट्रों के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों राष्ट्रों के बीच में कैसा फिनेंशियल रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, पॉलिटिकल है, कैसा मिलिट्री रिलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है इंटरनेशनल रिलेशन के जो ट्रेडिशनल व्यू है वो। नेक्स्ट है तो स्टेट के बारे में डिफिनेशन देख। स्टेट इज़ अ डिफिनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी कंप्राइजिंग पीपल who are politically organized and pay obedience to its authority। मतलब ये जो राष्ट्र है इसका एक डेफिनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी होगा, मतलब इसका एक बाउंड्री होगा, एक लिमिटेड बाउंड्री होगा। मतलब इधर से इधर तक इसका एक बाउंड्री है। जैसे घर का बाउंड्री होता है वैसे ही स्टेट का एक बाउंड्री होना ज़रूरी है। और वहाँ पर जो लोग रहेंगे, जो लोग उसके अंदर रहेंगे वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। मतलब वो कल्चरली या लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज्ड हो या ना हो, उसका पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा। मतलब वो सब एक ही देश के सिटीजन्स बताएंगे सबको। ओके, एंड दे पे ओबीडियंस टू इट्स अथॉरिटी। मतलब उसका जो अथॉरिटी है, उसका जो नेता है, उसका जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या किंग और क्वीन है, उनके प्रति वो ओबीडियंट रहेंगे। अपने देश के प्रति वो सम्मान प्रदर्शन करेंगे, अपने देश को प्यार करेंगे, अपने देश के लिए वो ओबीडियंट रहेंगे। एक स्टेट का यही एक डेफिनेशन है। ये जो मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, ये जो जाति राष्ट्र है, मतलब एक जाति एक स्टेट को ऑर्गेनाइज करता है, फॉर्म करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के द्वारा 1648 के टाइम ये मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट लाई गई। इसके पहले क्या थी? ये जो स्टेट्स थी वो छोटे छोटे नगर राष्ट्र में विभाजित थी, छोटे छोटे सिटी स्टेट में डिवाइडेड थी। तो क्या हुआ, वेस्टफालिया ट्रीटी के बाद ये एक नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर कर आया 1648 के दौर पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो स्टेट है इसका मेन 4 एलिमेंट्स है। फर्स्ट क्या एलिमेंट है? पॉपुलेशन, मतलब हम लोग। ये जो पॉपुलेशन इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द स्टेट। नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट पीपल लिविंग इन इट। मतलब एक राष्ट्र है, वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते तो उस स्टेट का कोई काम क्या है? तो एक स्टेट होने के लिए उसको अवश्यंभावी, मतलब एब्सोल्युटली उसका ज़रूरत ही है कि वहाँ पर लोग रहे। तो पॉपुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर स्टेट में बहुत कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, वो मतलब बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो मतलब जो बिजनेस है नहीं कर पाएंगे, वो हमारा खेती नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, तो एक स्टेट नहीं उभर कर आ पाएगा। तो स्टेट के लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होने के लिए। और जो टेरिटोरी है, ये जो टेरिटोरी है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द स्टेट। मतलब एक टेरिटोरी ना हो, अगर कोई इसका बाउंड्री ना हो तो आप उस स्टेट कैसे कह पाएंगे? तो बाउंड्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ स्टेट शुड हैव डेफिनाइट बॉर्डर
एंड एनी एरिया ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑथोरिटी, मतलब एक ही एरिया को लेकर दो चार स्टेट अगर कहें कि ये मेरा एरिया तो हम काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर कोई फैक्ट्री बिल्ड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर खेती नहीं कर पाएंगे, स्कूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनाइट टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है एक स्टेट के लिए। ओके, टेरिटरी ना हो तो लोग रहेंगे कहाँ पर, लोग काम कहाँ करेंगे, तो टेरिटरी इसके लिए ज़रूर है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ना हो, कोई सरकार ना हो, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो तो यूनाइटेड कैसे रहेंगे वो लोग। एक यूनिटी के लिए, एक शासन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रेगुलेशंस के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है सोवरेनिटी, मतलब एक राष्ट्र है वो सोवरेन नहीं है, उसका बात कोई नहीं मानेगा, उसका जो पब्लिक है उसका कोई बात नहीं मानेगा। सुप्रीमेसी है, सोवरेनिटी रेफर्स टू द सुप्रीमेसी, मतलब वो हाईएस्ट पावर स्टेट के अंदर ही रहेगी। अगर स्टेट के पास सोवरेनिटी नहीं रहे तो क्या होगा, तो वो कोई राय नहीं दे पाएंगी, जुडिशियरी की जो राय होती है वो नहीं दे पाएंगी, तो किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती, किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दे सकती। तो इसीलिए सोवरेनिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा भी स्टेट का कोई समथिंग मोर, स्टेट के अंदर बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि लीगल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द नेशनल सोसाइटी। ये जो नेशनल समाज है, जातीय समाज है हमारा, उसका लीगल कंटिन्यूटी, मतलब हम सब एक है, लीगली वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये बात हमको मतलब स्टेट के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं स्टेट का कोई सिटीजन्स ना हूँ, मेरे पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड ना हो, तो क्या मैं नेशनल सोसाइटी की पार्ट बन सकती हूँ? नहीं बन सकती, क्योंकि स्टेट का पार्ट होने के लिए लीगल कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजेंसीज एंड सोशल चेंजेस, मतलब उसका इंस्टीट्यूशन चाहिए, उसका स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कोर्ट्स चाहिए, ये सब ज़रूरत है उसको एक स्टेट होने के लिए। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ना रहे, अगर जुडिशरी ना रहे, अगर लेजिस्लेशन ना रहे, अगर पार्लियामेंट ना रहे, मतलब कोई ऑर्गन ना रहे, तो कैसे एक स्टेट चल पाएगी। सो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। अगर सोचिए कि पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो कैसा एक स्टेट चलेगी। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए भी एजेंसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक और इंटरनल इंसर्जेंसीज, मतलब अगर बाहरी जो एनिमी है वो हमें अटैक कर दे तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। सो डिफेंस करने के लिए हमें कोई चाहिए जो हमें डिफेंस कर सके। डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक और इंटरनल इंसर्जेंसीज, अगर अंदर कोई स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस चाहिए, बाहर स्टेट के बाहर कोई एनिमी आए और अटैक कर दे तो मिलिट्री चाहिए, मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेंस टू इट्स पॉपुलेशन, अगर जिंदा रहना है पॉपुलेशन को तो उसको कोई काम काज करना होगा, उसके लिए कोई बिजनेस, कोई फार्मिंग करनी होगी, कोई बहुत बड़ा कंपनी खोलना होगा, हाँ माइनिंग करना होगा, रेल इस्टेब्लिश करना होगा, ये सब चाहिए। मतलब इकोनॉमिक कोई काम चाहिए लोगों को करने के लिए, जिससे कि वो अपना खाना पीना कर सकें। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स का जो सस्टेंस है पॉपुलेशन के लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स पे। ओके, जो नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है, मतलब स्टेट को छोड़कर जो एक्टर्स है, स्टेट को हम अगर एक्सक्लूड करें उसके बाद से, बिसाइड स्टेट्स, मतलब स्टेट को छोड़कर, द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज नाउ ऑक्यूपाइड ऑल्सो बाय ए ग्रुप ऑफ नॉन कन्वेंशनल प्लेयर। अब क्या है, जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है वहाँ पर स्टेट को छोड़कर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक्टर्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। पॉपुलरली नोन एज नॉन स्टेट एक्टर, दे आर नॉन स्टेट एक्टर, वो राष्ट्र नहीं है
नॉन स्टेट एक्टर्स है, दे हैव मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना प्रेजेंस रखते हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ये मैनिपुलेट करते हैं। सोचिए कि बड़ा बड़ा एमएनसी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई मतलब सोचिए एशियन, यूनाइटेड नेशन, लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या करता है, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस को वही कंट्रोल करते हैं। दे ऑफन इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, मैनिपुलेट मल्टीलैटरल डिसीजंस एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस कैन इवन सुपर स्प्रेड द स्टेट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनिपुलेट करता है, कौन सा ट्रीटी लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट लेना चाहिए, यही वो डिसाइड करते हैं। और सम कुछ केसेस में कौन से स्टेट के साथ रिलेशन रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, ये भी डिसाइड करता है नॉन स्टेट एक्टर्स। ओके, सो इतनी पावरफुल है। स्टेट के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, दे आर वेरी वेरी पावरफुल इंटरनेशनल रिलेशन। वो स्टेट क्या पॉलिसी लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन कौन से ट्रीटी लेने चाहिए, कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, इसको मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मैंने जो कहा एमएनसी, बहुत बड़े बड़े कंपनी, ओके, वो है। नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, एशियन, यूरोपियन यूनियन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटर गवर्नमेंटल 2, 3, 4 या 10 स्टेट को लेकर जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड होती है, स्टेट लोग आकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक जब ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर कोई गवर्नमेंट वर्क नहीं होता, मतलब कोई काम नहीं होता। जैसे कि सोचिए कोई एनजीओ है बड़ा, और सोचिए कोई टेररिस्ट ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, ओके, ये सब है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये कोई गवर्नमेंटल एजेंसीज नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, लेकिन इंटरनेशनल स्फीयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सोचिए कोई बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, हाँ, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में अंदर फैलेंगे। तो देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स, इसके अंदर 2 है, ट्रांसनेशनल, सब स्टेट, मतलब स्टेट, बहुत स्टेट को लेकर जो है, सब ट्रांसनेशनल, बहुत स्टेट में इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स या क्वार्टर्स है। और नेक्स्ट है सब स्टेट, स्टेट के अंदर जो है। और ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स, सब स्टेट के स्टेट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नॉन स्टेट है, स्टेट के अंदर, सिर्फ स्टेट के अंदर लिमिटेड है। और ट्रांसनेशनल मतलब बहुत देशों में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है, जैसे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये देखिए, ये जो स्टेट है ये क्या करती है, ग्रोथ देखती है, डिफेंस करते हैं, इकोनॉमी को संभालती है। स्टेट जो है ये देखिए, ये कंट्रोल करती है ग्रोथ, इकोनॉमी, ओके। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो प्रोटेस्ट करती हैं, ऑपरेस करती हैं, ओके, वो यही करती है। और समटाइम्स वो साइबर पे स्पेस अटैक करती है। या नॉन स्टेट एक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक यूएन, एशियन, और कुछ नेगेटिव है जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले, ओके। मेनली दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग, ओके, अप्रेस करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो हॉल्स्टी है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशंस के। उन्होंने 3 टाइप्स के नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात की। एक है टेरिटोरियल नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब टेरिटोरी है उसकी, ओके। नेक्स्ट है नॉन टेरिटोरियल नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसका कोई टेरिटोरी नहीं है, जिसका कोई एरिया नहीं है। नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंटल, मतलब 2-3 गवर्नमेंट एजेंसी को लेकर जो एक्टर्स गठित होती है वो। चलिए, फर्स्ट हुआ टेरिटोरियल नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसका टेरिटोरी है, जिसके नेक्स्ट है नॉन टेरिटोरी, जिसके पास टेरिटोरी नहीं है। नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंटल, ओके।
नेक्स्ट फ्रैंकल ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड, हॉल्स्टी के बाद फ्रैंकल आए, वो उन्होंने भी 3 कैटेगरीज में ये नॉन स्टेट एक्टर्स को डिवाइड किया। फर्स्ट है इंटर स्टेट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंटर गवर्नमेंटल एक्टर्स कहते हैं, मतलब बहुत सारे देश में इसका एजेंसीज है, इंटर स्टेट बहुत सारे देश में है, इसको इंटर गवर्नमेंटल एक्टर्स कहते हैं। ये कौन से हैं? Interstate governmental organization are formed when several states come together and form an organization based on mutual interest. वो mutual interest के बेस पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरस्टेट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश मिलकर जब कोई इशू को लेकर, कोई प्रॉब्लम को लेकर, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरस्टेट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उसका मेन मोटो है म्यूचुअल इंटरेस्ट, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, एशियन, यूरोपियन यूनियन, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरस्टेट नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स। मतलब इंटरस्टेट नॉन गवर्नमेंटल, इसका कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट एजेंसी होगा लेकिन यहाँ पर कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होगा। नॉन टेरिटोरियल नॉन स्टेट एक्टर्स इसे कहते हैं। दीज आर बेसिकली नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, ये एक से ज़्यादा कंट्री में रहेगी। एंड देयर ऑब्जेक्टिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेरिटोरियल इंटरेस्ट, ये टेरिटोरी के बारे में नहीं सोचता, टेरिटोरी के बाद मतलब टेरिटोरी के छोड़कर सब कुछ सोचता है। इंटरस्टेट नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स आर कैटेगोराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, मेनली रिलीजियस एंड इकोनॉमिक। रिलीजियस में सोचिए चर्च ऑफ रोम है, ओके, एंड इकोनॉमिक में बहुत सारे एमएनसीज है। ये कोई स्टेट के बारे में, कोई टेरिटोरी के बारे में अच्छे के लिए नहीं सोचती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन स्टेट के लिए बात सोचती है, लेकिन ये स्टेट के बारे में नहीं सोचती। ये कभी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, कभी रिलीजियस ओरिएंटेड होती है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो रिलीजियस होगी रिलीजियस का प्रोटेक्शन देगी, जो इकोनॉमिक होगी वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगी, इकोनॉमिक को और अच्छा करने की बात करेगी। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एक्टर्स, जो इंटरनेशनल एक्टर्स है। इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड है, हम इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, हम सिर्फ स्टेट के मेंबर है, इंसान स्टेट के मेंबर है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड है। कौन कौन से हैं? इसको टेरिटोरियल नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। दे आर रेफर टू पॉलिटिकल मूवमेंट, सोचिए जो लिबरेशन मूवमेंट्स होती हैं, जो एथनिक मूवमेंट होती है, जो रिलीजियस मूवमेंट होती है। सोचिए LTTE जो मूवमेंट था, हाँ, सोचिए जो पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट था, जो अफ्रीकन मूवमेंट, अफ्रीकन रिवोल्यूशन का मूवमेंट था, ये सब है इंटरनेशनल एक्टर्स, ये इंटरनेशनली काम करती हैं। ओके, सो दैट्स द लेक्चर। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।